हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही चल रही होगी और प्रिपरेशन भी जोरों शोरों में होगी। ओके, अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेकर आए करंट यूनिवर्सिटी का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे उसके जस्ट आगे वाले। जैसे फर्स्ट में आपको बताया गया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट किए थे हम लोग, उसके आगे बढ़ने वाले थे हम कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, substance can be divided into three categories. Substance can be divided into three categories, right? First one is conductor, second one is semiconductor, third one is insulator. Okay, अब चेक करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। दुनिया में जितनी सब्सटेंस है वो इस तीनों में से किसी न किसी कैटेगरी में प्रेजेंट होंगे, राइट। पहला है कंडक्टर, मतलब दो सब्सटेंस थ्रू विच a charge particle can flow easily is called conductor. इसमें क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंस through which charge can flow easily is called कंडक्टर, इसको कंडक्टर। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें चार्ज पार्टिकल आसानी से फ्लो कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, राइट। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हुए हैं उसमें जो वायर्स लगी है वो हमारे कंडक्टर की कैटेगरी की वायर्स लगी है, यानी कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को फ्लो होने देती है अपने अंदर से। इसके एग्जांपल्स में ले लेते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, एटीसी। सेकेंड आती है हमारी सेमीकंडक्टर, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो तो हो बट विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसे बोल सकते हैं दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन, with some terms and condition are called semiconductor, it means हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन लगी हो, ये होगा तभी ये होगा तभी चार्ज फ्लो होंगे, दैट सब्सटेंस इन सेमीकंडक्टर। इट मींस हम कह सकते हैं कि जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जिसमें हीट एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके इलेक्ट्रॉन को जंप करने में और फ्लो करने में। हमें उतने अंदर नहीं जाना, बस इतना जानना है कि इस सेमीकंडक्टर में जो मटेरियल आती है उसको एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल इफेक्ट की जरूरत होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, राइट। सपोज मान लीजिए ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना चाहता हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहता हूं, तो इसमें बाहर से हमें सपोज मान लीजिए यहां पे कि हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, इसमें मैंने हीटर ऑन किया तभी जाके इसमें एनर्जी मिली, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आए थे। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट में विदाउट एनी एक्सटर्नल मच इफेक्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, राइट, कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। और सेमीकंडक्टर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होने के लिए हमें एक्सटर्नल इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, कभी लाइट एनर्जी, कभी हीट एनर्जी, किसी एनर्जी के फॉर्म कर लेते हैं।
आपको बस इतना याद रखना है, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से नहीं हो, कुछ ना कुछ इफेक्ट आने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, राइट। लास्ट आती है हमारी इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच अ चार्ज पार्टिकल कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। तो बोलेंगे दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच चार्ज particle cannot flow is called इंसुलेटर। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे घर में जो भी चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर्स, ये भी चीजें जो चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल में लेते हैं रबर, पेपर। छोटा सा टॉपिक था कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, substance can be divided into 3 categories. First one conductor, second one semiconductor, third one insulator. जिसमें चार्ज फ्लो आसानी से हो जाए तो कंडक्टर, थोड़ा दिक्कत से हो जाए तो सेमीकंडक्टर, बिल्कुल भी नहीं हो, कुछ भी कर लो तो इंसुलेटर। दैट्स इट, राइट। ओके, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ चार्ज सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, राइट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिटा देते हैं, मिटा दो। ओके, अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक में, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि करंट क्या होती है। करंट होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होती है? करंट होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ऐसा यूनिट्स हम देख भी लिए थे इसका कि करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जिसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसको टाइम, जिसका यूनिट सेकंड होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो क्या होती है? कूलम पर सेकंड, जिसको CS⁻⁻1 और एम्पेयर भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पेयर बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम कि इतनी बात समझ में आ गई, फ्लो ऑफ चार्ज होगी, और चार्ज में फ्लो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ टाइम इज कॉल्ड करंट, ये भी हो सकती है, राइट। अब देखते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ करंट को चेक करते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, राइट। ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। यहां से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं फ्लो होकर इधर जा रही है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? फ्लो हो रही है और ए से बी की तरफ जा रही है। तो आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शंस को देख के ये पता लग जाना चाहिए करंट किधर जा रही है। और साइन कन्वेंशनली इसे लिया गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की कैसे है? A to B, तो इसमें करंट की जो फ्लो होगी वो B to A होगी। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन A to B है, और ये क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? B to A,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगी उसके अपोजिट करंट जाएंगे। यानी कि इसको मैं अगर आसानी से इसको सिंपल तरीके से ऐसे बनाना चाहूं इस तरह से, तो मैं बोल सकता हूं कि ये है डायरेक्शंस इलेक्ट्रॉन की फ्लो, ये डायरेक्शंस है किसकी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और ये डायरेक्शंस है करंट की, ये डायरेक्शंस है करंट की, राइट। ओके, इट मींस हम ये भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शंस में नेगेटिव चार्ज आएगी उसके अपोजिट में करंट आएगी, जिस डायरेक्शंस में नेगेटिव चार्ज आएगी उसके अपोजिट में करंट आएगी। तो इसको समराइज करके मैं चेक करता हूं यहां पे कि करंट कैसे फ्लो करती है। ओके, एक कंडक्टर लिया ए टू बी, राइट, ए टू बी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जा रही है इधर, करंट जा रही है इधर, राइट। अगर मैं बोलूं ये नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज जा रही है इधर, प्रोटॉन जा रही है इधर, हालांकि प्रोटॉन फ्लो नहीं होती है, बट मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होगी उधर ही करंट होगी। मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स इज सेम एज फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज is same as flow of direction of current, right। और दूसरा क्या बोल सकता हूं, flow of direction of electron is opposite to the flow of directions of current। flow of direction of negative charge is opposite to flow of direction of current। इतना समझ में आती है। अब हमें कोई भी बोले कि करंट का डायरेक्शन किधर है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज दे चाहे नेगेटिव चार्ज दे, हम उसको इजीली तरीके से बता सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगी उधर करंट जाएगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव जाएगी उसके अपोजिट करंट जाएगा, दैट्स इट, राइट। ओके, ये तो हो गई हमारी करंट की डायरेक्शंस कंसीडर करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा चीज है वो हम चेक करते हैं कि जितनी इनसाइड करंट, जितनी इनसाइड चार्ज पार्टिकल होगी उतनी ही आउटसाइड जाएगी। यानी कि सपोज मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां से 5 कूलम चार्ज इनसाइड हुआ, राइट, 5 कूलम चार्ज इनसाइड हुई। तो इस बी पॉइंट से जो आउटसाइड होगी, मतलब आउटवर्ड्स निकलेगी, वहां भी 5 कूलम चार्ज ही निकलेगी। इसका मतलब इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज। कह सकते हैं यहां पे इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, आउटगोइंग चार्ज, इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज। इसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, इसको पढ़े हुए लिखे लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जितनी चार्ज आई थी उतनी ही कंजर्व है, उतनी ही बाहर निकली है, राइट। जितनी चार्ज इनसाइड हुई थी उतनी चार्ज बाहर गई। अब बताओ कि जो करंट होती है I इक्वल्स टू Q बाई टी होती है, Q बाई टी होती है। जितनी चार्ज आई थी उतनी चार्ज निकली, यानी कि Q हमारा कांस्टेंट है। कहां पे, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी।
यानी कि करंट एट ए इज इक्वल्स टू करंट एट बी, करंट एट ए इज इक्वल्स टू करंट एट बी, यानी कि जितनी चार्ज आई उतनी चार्ज बाहर गई, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, मैं आगे बता दूंगा, राइट। यानी कि किस पर डिपेंड करेगी, करंट के कैलकुलेशंस में कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई नहीं देगी, है ना। यहाँ पे क्या चार्ज है जो कांस्टेंट है, और टाइम वो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी ना, वो तो टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब करंट जो टोटली डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड होंगी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे होगी, जितनी चार्ज इनसाइड भी है उतनी चार्ज आउटसाइड भी है। इसका मतलब करंट एट IA इक्वल्स टू IB होगी, IA इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, IB हो जाएगी, राइट। इसमें मैं बोल सकता हूं कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, IA और IB को मैं बोल सकता हूं इनकमिंग करंट, और IB को मैं बोल सकता हूं आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, राइट। इसको मैं बोल सकता हूं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, राइट। इसी को यानी कि जितनी करंट जब भी आएगी उतनी करंट उस जंक्शन से बाहर निकलेगी। सपोज मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, ये एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारे वायर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट। ये हमारा 5 एम्पीयर करंट आई थी, मान लेते हैं 5 एम्पीयर करंट आई थी, इधर में 2 एम्पीयर करंट आई थी। जितनी करंट आई है उतनी ही करंट बाहर जाएगी। इसका मतलब शॉर्ट सटीक है कि इस वायर से जो करंट पास होगी वो कितनी होगी, 5 + 2 7 एम्पीयर करंट पास होगी, 7 एम्पीयर करंट पास होगी। सपोज मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है, राइट, ओके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब इसी में लेता हूं एग्जांपल नंबर सेकंड। सपोज मान लेते हैं एक करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसमें 2 एम्पीयर करंट आई, कितनी आई है, 2 एम्पीयर करंट आई है। इसमें मैं मान लेता हूं इसमें 7 एम्पीयर करंट आई है, 7 एम्पीयर इधर से आई है, 2 एम्पीयर इधर से आए, तो इधर में कितनी जाएगी, टोटल करंट जाएगी, जितनी आई है उतनी इधर से निकलेगी, कितनी निकली, 7 + 2 9 एम्पीयर करंट इधर से निकलेगी। अभी प्रेजेंट में इस दोनों के बीच में या तो ये एंगल ले सकते हैं या फिर ये एंगल ले सकते हैं, और दोनों में से कोई 90 नहीं है, मोर देन 90 दोनों है, राइट। जब 90 डिग्री था तभी भी अलजेब्रिक सम होकर के टोटल करंट बाहर हो रहे थे। जब अदर देन 90 डिग्री है तभी भी अलजेब्रिक सम होकर करंट बाहर हो रही है। इसका मतलब करंट अलजेब्रिक सम हो रही है। क्या हो रही है, अलजेब्रिक सम, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या हो रही है, आउट गोइंग करंट इज इक्वल्स टू क्या हो रही है, आउट गोइंग करंट। और ये किसी भी डिग्री पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहां 90 डिग्री है तो भी इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट वही आ रही है, और यहां पे भी 5 + 2 7 हो रहा है, यहां भी 5 + 2 7 + 2 9 हो रही है, राइट। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूं यहां पे आपको कि एक ऐसा लेता हूं और एक ऐसा लेता हूं और ये ऐसा बोलते हैं कि बाहर जा रही है, ये एग्जांपल नंबर हमारा थर्ड है। इसमें मान लो ये 5 एम्पीयर आ रही है, ये 2 एम्पीयर आ रही है, तो जाएगी कितनी, 7 एम्पीयर करंट जाएगी। और ये दोनों बीच का एंगल मान लेते हैं ये हमारी कितनी है, 30 डिग्री है। ये हमारी कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। 5 और 2 के बीच में आउटगोइंग करंट 7 है, इसमें 90 है, 5 और 2 के बीच में फिर भी आउटगोइंग करंट 7 है। यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू जो आउटगोइंग करंट है वो किस पे, डिग्री पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ गया, यानी कि करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये एंगल मैं आपको अलग अलग एंगल देके ये बता रहा था कि अलजेब्रिक सम हो रही है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी वाले सम
वाले फॉर्मूले नहीं लगा रहे हैं। तो यहां बोल सकते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। 10th लेवल में ये पढ़ लेते हैं करंट इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअली में होता ये टेंसर क्वांटिटी है, राइट। क्यों? इसमें अभी 10th में हम स्केलर क्वांटिटी इसलिए पढ़ते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द सम ऑफ करंट इज नॉट फॉलो द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या बोला? सिंपल सी याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी because algebraic sum is occurred, because algebraic sum is occurred डिग्री पे, because algebraic sum is occurred। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, और भी लेसन चेंज हो जाएगी। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला है पोटेंशियल, पहला है पोटेंशियल जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? V से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, राइट। जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? वर्क डन बाय an external agent to bringing a unit positive charge from infinity to a particular point is called potential। क्या बोलते हैं? work done by an external agent to bringing a unit positive charge from infinity to a particular point is called potential। इस चीज को समझने के लिए हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 9th क्लास में हमने पढ़ा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम सरफेस टू सम हाइट। उसमें होता था mgh, जो होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। उसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चार्ज को ला रहे हैं, मास के जगह पे क्या कर रहे हैं? चार्ज को ला रहे हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका 1 कूलम है। ये क्या है? 1 कूलम चार्ज पार्टिकल है, और इस पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी जगह माना है। ये कहाँ माना है? इन्फिनिटी। और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा ये यहाँ पे ए पॉइंट है। इस चार्ज पार्टिकल को मैं खींच के इस पॉइंट पे ला रहा हूं, तो इस रास्ते से लेके आया, यहां से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ले जाने में जितना हमने वर्क डन किया है, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जितना हमने वर्क डन किया है वही इसकी क्या है? पोटेंशियल है। वही इसकी क्या है? पोटेंशियल है। इस फॉर्मूले, इस डेफिनेशन से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। कहने का मतलब है टोटल चार्ज। अगर 1 यूनिट चार्ज है तो सीधे डायरेक्ट बोल देंगे वर्क डन, राइट। ये हो गई हमारे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले, अगर सपोज मान लीजिए कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये सपोज मान लेते हैं इन्फिनिटी,
और हाँ, इन्फिनिटी में हमने पोटेंशियल को साइन कन्वेंशनली जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज रखी पड़ी है, राइट। इस पॉइंट को मैं एक पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं जिसका नाम है ए पॉइंट। सपोज मान लेते हैं इस 5 कूलम को इन्फिनिटी से ए पॉइंट ले जाने में जो डब्ल्यू हुआ है वो 100 जूल एनर्जी खर्च हुई है। कितनी एनर्जी में? 100 जूल एनर्जी खर्च हुई है। तो हमें क्या निकालना है? V निकालना है। V इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल निकालनी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है? वर्क डन बाय टोटल चार्ज, यानी कि जितनी चार्ज आप लेके आए थे। ओके, वर्क डन कितना किया? टोटल एनर्जी जो खर्च हुआ कितना हुआ? 100 जूल एनर्जी आपने लगाया इसको 5 कूलम चार्ज को यहां पे लाने में। लेकिन वर्क पोटेंशियल जो होती है वो यूनिट चार्ज की होती है, इसलिए हमको यहां पे टोटल चार्ज 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। 5 20 जा 100, ये कितना हो गया? 20 जूल पर कूलम। 20 जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जूल पर चार्ज कितना है? कूलम। चार्ज पर कूलम यानी कि वोल्ट, ये हमारे हो गया SI यूनिट। पोटेंशियल कितने? 20 वोल्ट। क्यों? 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लाने में जो खर्च हुआ वही हमारी क्या थी? उसकी पोटेंशियल थी। सपोज मान लेते हैं यहां पे 200 जूल होती तो 5 से डिवाइड कर देते, कितना होता? 40 वोल्ट हो जाती। 500 जूल हो जाती, फिर 5 से डिवाइड कर देते 100 वोल्ट हो जाती। अगर सपोज मान लो यहां 1 कूलम होता और हमारी एनर्जी 100 जूल लग जाती तो कितनी पोटेंशियल होती? 100/1 कितना हो जाता? 100 वोल्ट हो जाता। किस में आती है? छोटी छोटी चीजें, आप वोल्ट बदल दो या फिर कूलम बदल दो, आप चार्ज बदल दो या फिर वोल्ट बदल दो, पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। इतना बस समझ में आता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं पोटेंशियल के अकॉर्डिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट ये है और यहां पे 1.5 कूलम चार्ज आती पड़ी है। इस कूलम चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो मैं मान लेता हूं 45 जूल होती है। कितनी होती है? 45 जूल होती है। इसी 1.5 चार्ज को, कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट में लाने में जो खर्च होती है वो होती है कितनी? मान लेते हैं इसमें 60 जूल एनर्जी खर्च होती है। कितनी होती है? 60 जूल एनर्जी खर्च होती है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो V ऑफ A हमारा हो जाएगा वर्क डन इन ए अपॉन टोटल चार्ज। वर्क डन कितना है? 45। टोटल चार्ज कितनी है? 1.5 कूलम, पॉइंट और 100, 15 3 जा कितना हो गया? 30 वोल्ट। कितना हो गया? 30 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल एट ए इज 30 वोल्ट, राइट। सेम उसी तरह
इस 1.5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेते आएंगे तो V ऑफ B जो हो जाएगा हमारा वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। वर्क डन कितनी है 60 जूल अपॉन चार्ज कितने लाए 1.5 कूलम, ये उड़ाएंगे 10, 15 फोड़ जा कितने हो गए 40 वोल्ट। कितने हो गए 40 वोल्ट। V ऑफ A कितनी है 30 वोल्ट। V ऑफ B कितनी है 40 वोल्ट, राइट। और हमें पूछा क्या गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। हमें पूछा गया क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V A B, V A B, VA माइनस VB, VA माइनस VB। VA कितनी है 30 वोल्ट माइनस VB कितनी है, VB जो है वो हमारी कितनी है 40 वोल्ट। कितनी आ गई माइनस 10 वोल्ट। कितनी आ गई माइनस 10 वोल्ट। अगर मैं निकालू VBA तो क्या हो जाएगा VB माइनस VA। VB कितनी 40 वोल्ट और VA कितनी 30 वोल्ट, तो कितने आ गए 10 वोल्ट। यानी कि डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है 10 वोल्ट है। B से A जाएंगे तो 10 वोल्ट डिक्रीमेंट होगी और A से B जाएंगे तो 10 वोल्ट इंक्रीमेंट होगी। समझ में आई? ओके, इतना क्लियर है? ओके, यानी कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अदर टॉपिक नहीं है, वो एक पोटेंशियल का ही टॉपिक है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हुआ है अपॉन टोटल चार्ज कर देंगे तो पोटेंशियल निकल जाएगी। और दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं। ओके, इसमें हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि V2 माइनस V1 या VA माइनस VB, ये जो होती है वो किसी दो पॉइंट से, सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये B है और ये VB, तो इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस PD बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा VA माइनस VB। मतलब द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं द difference in between the difference in potential between two points, ब्रैकेट में A और A एंड B, between two points is called potential difference, is called potential difference। यह तो समझ में आ गई होगी। अब इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे और यहां तक आई होप आपको अच्छे से पूरी क्लियर से समझ में आई होगी। इतना सफिशिएंट है और इनके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस कीजिए, बहुत सारा चीज जाकर के आप अपना देखिए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को कीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर और भी अच्छे से हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही।
बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।